उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 11 जुलाई को रात 1:40 पर हुजूर मुफ्ती ए आज़म हिंद के कुल की रस्म अदा की जाएगी। पोस्टर किया जारी। आपको बताते चलें, हुजूर मुफ्ती ए आज़म हिंद के एक रोज़ा उर्स को लेकर पोस्टर जारी किया गया। क्या नाम सर आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद शारिक अली बुखारी है। मैं ऑल इंडिया जुम्मत सदात का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वेलफेयर सोसाइटी जो है उसमें हम लोग जो हैं उनकी तरफ से सिराज मियां साहब से इंतज़ामिया कमेटी के मेम्बरान हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कार्यक्रम है, कब कार्यक्रम है? ये आप लोगों को बड़ी खुशी होगी, जश्न में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बड़े शान और शौकत से 22 जिलहिज्जा यानी चाँद की 22 तारीख को इशा की नमाज के बाद में अंग्रेज़ी 11 जुलाई को रात इशा की नमाज के बाद में ये प्रोग्राम बड़े शान और शौकत से मनाया जाएगा। इस पर ये कार्यक्रम इस्लामिया इंटर कॉलेज में होगा और ये लगातार जो प्रोग्राम इस्लामिया में हो रहा है ये 23 साल से हो रहा है प्रोग्राम इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में। बाद नमाज इशा 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इशा की नमाज के बाद 10 बजे से प्रोग्राम अपनी सीमा पर आ जाएगा, बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाएगा। इस प्रोग्राम को आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वेलफेयर सोसाइटी के कुल हिंद सदर हज़रत मौलाना सिराज रज़ा खान साहब लगातार उनकी सरपरस्ती में वही इस प्रोग्राम को अंजाम दिलवाते हैं और अंजाम देते हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग जो है बड़े शान और शौकत के साथ में इस नीयत से लगते हैं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का ये प्रोग्राम है ताकि हम लोगों को सबको फैज़ पहुँचे। इसमें कुछ लोग बाहर से भी आते हैं या यहाँ से कहाँ से लोग आते हैं? इसमें बाहर से भी आते हैं लोग, बाहर से देश विदेश से भी आते हैं, गुजरात से, बाहर से और लोग जगह से भी आते हैं। इस प्रोग्राम को हज़रत मौलाना सिराज रज़ा खान साहब और उनके बेटे मौलाना मोहम्मद मुफ्ती फैज़ रज़ा खान साहब तेसीनी इस प्रोग्राम को देखते हैं। कितने लोगों की भीड़ कम से कम आती है, कितने लोग इकट्ठे होते हैं? लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है इस प्रोग्राम में, क्योंकि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नाम ही बहुत बड़ा है। उनके नाम से जो भी प्रोग्राम होता है उसमें भीड़ अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाती है। कुल सारी रस्म कितने बजे होती है? उसमें जो कुल की जो रस्म होती है 1:40 पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की हयाती ज़िंदगी की आवाज़ सुनाई जाती है। उसके बाद में कुल की रस्म अदा होती है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सड़क दुर्घटना में घायल मजदूर के इलाज के दौरान हुई मौत। आपको बता दें, मजदूरी करके घर वापस आ रहे मजदूर ने रास्ते में टॉयलेट के लिए मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मजदूर खड़ा था, तेज़ रफ्तार आ रही मोटरसाइकिल सवार ने मजदूर के टक्कर मार दी। मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान मौत हो गई। ओमवीर आपके कौन थे? छोटा भाई। क्या नाम था इनका? अल्लाह। कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम 2 कोला। खाना ओला। कैसे घटना हुई, कहाँ गए थे? ये काम पैसे वापसी आ रहे थे, देख के काम देख के। अच्छा, हाँ। कहाँ से? ये वजीरगंज से। अच्छा, फिर? हाँ जी। वहाँ से रोकने के लिए, जब सी बाथरूम को रोकने के लिए साइड में ले रहे थे, सामने से तेज़ गाड़ी आ रही थी। इसने बेहोश था, ये समझ लो नशे में फुल था वो, ठीक है। इनके आगे ठोक दी। फिर एक जना था साइड में था जो मोटरसाइकिल देख रहा था, वो बच गया था। अंगनलाल था जो गाड़ी के पास में खड़ा था, वो गंभीर हालत से घायल हो गया। घायल। फिर अच्छा, इसके बाद में वजीरगंज हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में से जाने के बाद में मिलने कर दी मैंने, फिर आगे जी बरेली के लिए ट्रांसफ़र कर दिए गए। हाँ, और मैनान हॉस्पिटल में इनका 8 दिन इलाज चलता रहा, ठीक है जी। कल के जाने के बाद में जी डॉक्टर ने मना कर दी। हाँ, ये कह दी यहाँ से आप अपने घर ले जाओ, ये नहीं बचेंगे। फिर हाँ जी, हम घर ले गए गंभीर हालत से। आज वास का कहते रास्ते में डेट हो गई, रास्ते में डेट हो गई। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में तेज़ रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, ग्रामीण की हुई मौत। दवा लेकर वापस घर आ रहे ग्रामीण को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नवाबगंज सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने कारण बरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिवार वाले जिला अस्पताल लेकर नक्सी नारायणपुर। ये कौन थे, क्या हादसा हुआ था? मौसेरा भाई। क्या हुआ था? ये नक्सी नारायणपुर से आ रहे थे, सरौरा कोठी और टंगा चांद के बीच में
एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल आ रहे थे बाइक से, कितने लोग थे? अकेले। किससे टक्कर हो गई? ये अभी नहीं पता किससे टक्कर हुई। क्या काम करते थे? खेती। कहाँ के रहने वाले थे? जिगनिया भगवंतपुर, थाना नवाबगंज। कब की घटना है? कल सुबह 3:45 बजे टाइम पर। फिर कहाँ ले गए थे? हैं? फिर कहीं ले गए थे? हाँ, नवाबी लाए थे? नवाब से लेके आए, वहाँ लिया नहीं, फिर लेके आ रहे थे बरेली, रास्ते में ख़त्म हो गए। कब खत्म हुए? लगभग हो गए 1 घंटे बाद, करीब 5 बजे टाइम पर। बरेली लाते समय? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवेश कुमार। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को बताए यूसीसी के फायदे। इकबाल सिंह लालपुरा ने सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं और जिला पदाधिकारी के बीच रहकर चर्चा के आने वाले कानून यूसीसी के बारे में अल्पसंख्यक समाज में घर घर जाकर लोगों को बताएं। पीयूसी से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और यह कानून बहुत अच्छा है। लालपुरा ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज खासकर मुस्लिम समाज को अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो वह हमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से संपर्क कर अपने उस भ्रम को दूर कर सकता है। वह आने वाले कानून के बारे में अपनी राय दे सकता है। हम सरकार को उसकी राय भेजने में मदद करेंगे। विरोधी राजनीति करें लेकिन देश के विकास में रोड़ा ना अटकाएं। यह कहना था बरेली पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा का। मेरा नाम सोनी मलिक। आप किस समुदाय से? मुस्लिम समुदाय से हूँ। आप जो ये इसी का समर्थन कर रही हैं, किस बात को लेकर कर रही हैं? इसमें बुराई क्या है? अगर सही बात सबके समानता का वो मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? और मिलना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलेगा, इससे उनका विकास होगा और देश हित में, राष्ट्र हित में ये चीज़ ज़रूरी है, इसलिए मैं उसका समर्थन कर रही हूँ। कोई किसी समुदाय को लेकर विशेष छूट क्यों? जो हिंदुओं के लिए एक विवाह अधिनियम है वही मुसलमानों के लिए होना चाहिए। इनमें बहुत सी चीज़ों पे, बहुत सी गंदगी पे रोक लगेगी। जैसे 4 शादियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, जैसे हिंदू विवाह में होता है ऐसे मुस्लिम्स का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है किसी के लिए, इससे सबका फ़ायदा होगा। आप सरकार के उठाए गए इस कदम से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिल्कुल सही कर रही है सरकार। आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी, जल्दी से जल्दी आना चाहिए इसको। मंजीत सिंह बिट्टू। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो कर रही है कि पूरे जितनी भी देश की जनता सबको समान अधिकार दे रही है। तो इसमें हिंदू, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को किसी कोई अधिकार छीना जा रहा है या हिंदुओं को विशेष अधिकार दिया जा रहा है या सिखों का छीना जा रहा है। सरकार तो ये कह रही है कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं सबको समान अधिकार मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये तो कह नहीं रही है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन लिए जाएँ या सिखों के छीन लिए जाए, हिंदू के छीन लिए जाए। जब सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट सरकार चाहती है, जो बेनिफिट हिंदू समाज को मिल रहा था, क्योंकि जो जैसे लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है या हिंदुओं के समर्थन से बनी सरकार है, तो सरकार ये चाहती है जो फ़ायदा, जो बेनिफिट हिंदू समाज को मिल रहा है वो मुस्लिम समाज को भी मिले। इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म जो लागू किया है उसके लिए कि भाई मुस्लिम समाज में जैसे बच्चा अडॉप्ट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ बहुत बल्कि ना है। जिसके घर में औलाद नहीं है उसको अगर औलाद चाहिए तो वो कर ही नहीं सकता मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अब जब कानून बन जाएगा तो वो अपने औलाद गोद ले सकते हैं, अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। दूसरा जो है, जायदाद में जो बेटियों को हक कम मिलता था या नहीं मिलता था, ना के बराबर मिलता था, जैसे हिंदू बेटियों को मिलता है या सिख समाज में मिलता है, वैसे मुस्लिम समाज में या अन्य समाज में भी सबको मिलेगा। तो इसमें बराबरी का हक दिया जा रहा है। तीसरा हक जो है तलाक का, कि 3 तलाक जो होता था महिलाओं के साथ, पुरुष ने उसका मन भर गया या किसी वजह से उसने जो भी उसका मन हुआ उसने तलाक दे दिया, कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। अब जब कानून बन जाएगा तो तलाक देने से पहले कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वही अगर कोई महिला भी अगर पीड़ित है तो वो भी तलाक मांग सकती है कोर्ट से, उसे भी तलाक देने का अधिकार होगा। क्योंकि जब शादी है, बंधन है, दो लोग एक साथ जुड़े हैं, दोनों ने शादी की है, तो अधिकार दोनों को होना चाहिए। अभी तक सिर्फ पुरुष को अधिकार है कि तलाक दे दे, महिला के पास कोई अधिकार नहीं है। तो महिलाओं को भी जो अधिकार मिलेगा, मुझे लगता है समानता आएगी, इससे हमारे देश में विकास होगा। बेवजह जो तलाक होते हैं वो मुद्दे खत्म होंगे। क्या नाम भैया आपका? मैं परवेज़ मियाँ, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। यूसीसी पे क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं।
जो विरोध कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज खासकर अल्पसंख्यक समाज का भला नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपनी रोटी रोजी सेकना है, इसलिए यूसीसी का विरोध करेंगे। ये यूजीसी जो है इससे अल्पसंख्यक समुदाय को क्या लाभ पहुंचेगा? देखिए, जैसे कि जानकारी छोटी सी नहीं, छोटी सी जानकारी क्या, मैं पूरी जानकारी दूंगा। जैसे जितना मुझे मालूम है, मुझे इतना जानकारी है कि हमारे समाज में अक्सर जो लोग बाहर से शेख वगैरह लोग आते हैं, बम्बई में आते हैं, सऊदी वगैरह से जो लोग आते हैं, वो यहाँ पर आकर ट्रम्पेली निकाह करते हैं और उसको अपने जब देश वापस जाते हैं तो उन लड़कियों को उनके हालात में उनको छोड़ जाते हैं। तो इसमें यूसीसी का कानून है। तो ये जो निकाह होता है ये परिवार की रजामंदी के साथ होता है या लड़की की रजामंदी? कुछ मजबूरियां हैं, जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत गरीब तबका रहता है जो अपनी लड़कियों को, जो यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं, जिनकी शादियां यहाँ पर अक्सर बीवी लोगों की मर जाती हैं, जिनकी शादियां लोकल नहीं हो पाती हैं, वो उन प्रदेशों में जाकर, जैसे वेस्ट बंगाल है या बिहार का अंतिम इलाका जहाँ पर बहुत गरीबी तबके में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर लोग अपनी लड़कियों को रजामंदी से शादी करते हैं। वहाँ बेची नहीं जाती हैं, लेकिन लोगों को भ्रम यही है कि वो बेची जाती हैं, लेकिन बेची नहीं जाती है। लोग अपनी रजामंदी से माँ बाप उनको शादी करते हैं। आपके यहाँ एक रस्म है जी, निकाह जी, मेहर जिसमें लिखा जाता है, तो बतौर शादी जो माँ बाप की मर्जी से होती है तो उसमें मेहर रकम तो देखिए, हमारे यहाँ मेहर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तुरंत वाला जो तुरंत हाथ के हाथ दिया जाता है, और एक जो लड़की को खुदा नखास्ता कभी तलाक हो उसके बाद उसको अदा किया जाता है। जी, गैर महरम और महरम। ये निकाह जो है तो आपकी शरीयत के हिसाब से, कानून के हिसाब से, ये निकाह चाहे बाहर का हो, उसमें बाहर और हिंदुस्तान की कोई पाबंदी तो है या नहीं? नहीं, निकाह में कोई पाबंदी नहीं है। निकाह में क्या पाबंदी? आपने इसकी जानकारी दी उसकी कुछ लोग जो है मौलाना जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पुरुषों के लिए 3 तलाक देने का अधिकार है और जो कानून पास हो जाएगा फिर महिलाएं भी तलाक देना शुरू कर देंगी। इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो अल्पसंख्यक समाज, जिसकी सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, जो अल्पसंख्यक समाज खासकर मुस्लिम समाज जो एक बहुत दो राय पे खड़ा है, उसमें बहुत बड़ा हाथ मौलाना लोगों को है, क्योंकि मौलाना लोग चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो पढ़े लिखे ना, क्योंकि आज हमारे समाज में लोग पढ़ लिख रहे हैं और अच्छी बुरी की समझ है। आज इसका इसीलिए जो है मौलाना लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। यूनियन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में लॉ कमीशन ने कुछ सुझाव मांगे हैं, एक क्वेश्चनियर भेजा है। मैं समझता हूँ जिस लोगों ने जो भी कुछ कहना है उनको लॉ कमीशन के साथ बात करनी चाहिए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट नोट जैसे बना है वो भी साथ में है। अब पढ़ के विचार कीजिए, जहाँ आप चाहते हो उसके बारे में लॉ कमीशन को बताइए। जो आपके डर हैं, जो आपकी लगता है कि इससे हमारा नुकसान होगा, वो चीज़ें लोगों को बताइए। लेकिन राजनीति के लिए केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये मैं समझता हूँ देश के विकास का में रोड़ा बनती है, रोकती है विकास को। कल लखनऊ से आदेश भी जारी करा गया था कि मस्जिदों में जो है इसका विरोध किया गया है और इस पर ये डीएम साहब देखेंगे, वहाँ की सरकार लोग देखें। हाँ जी, और लोगों ने हर आदमी को अपनी बात कहे। मुस्लिम समुदाय की महिला है वो इसका समर्थन दे रही है। बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें क्या है, चर्चा क्या है इसमें? देखो सभी लोगों को अपनी राय रखने का हक है। मैं उन भाइयों को कहता हूँ जो भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई हक में कहना चाहता है, कोई दूसरी के तरफ कहना चाहिए, ये राइट प्लेटफॉर्म इस जो लॉ कमीशन के पास अपनी राय भेजें जो 14 अगस्त तक उन्होंने मांगी। थैंक यू। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई। और जो गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं वो राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष को, सबको, अल्पसंख्यक समुदाय को सबको लाभ होगा इससे। तो ये अल्पसंख्यक समुदाय में डर क्यों है? डर नहीं है, उनको डर पैदा किया गया है।
उतना एजुकेशन का लेवल नहीं बढ़ पा रहा है मुस्लिम महिलाओं का, तो वो उसे जान ही नहीं पा रही हैं। जब वो जान नहीं पा रही हैं तो उनको जैसा बताया जा रहा है उस हिसाब से बोल रही हैं वो। हमें तो कहीं कोई डर नहीं है। तो आप ये मानती हैं कि मुस्लिम समुदाय में जो एक डर का माहौल है वो शिक्षा के अभाव के कारण? मैं समझती हूँ सबसे मुख्य चीज़ जो है वो शिक्षा ही है।